जैसे ही एंटी डिप्रेशन शुरू की, मूड तो 2 से 3 हफ्ते बाद बेहतर होना शुरू हो गया, लेकिन 1 महीने बाद नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। 2-3 दिन से आपको वॉशरूम आया ही नहीं, आपका पेट हैवी, ब्लोटिंग, इरिटेशन, और आपका दिमाग फिर टेंशन में है कि ये दवा हो सकता है मुझे सूट नहीं कर रही, क्या मैं ये बंद कर दूं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन हो गई है। और अक्सर लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही ये साइड इफ़ेक्ट आता है वो दवा बंद कर देते हैं, और जब वो दवा बंद करते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन उनकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी वापस रिलैप्स हो जाती है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो फिर बीमार हो गया हूँ, ये दवाई ही ठीक नहीं है। लेकिन असल में हमने दवाई और कॉन्स्टिपेशन के साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करना होता है। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स है जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है और जिनसे नहीं होती, और कौन से ऐसे ख़तरनाक साइंस है कॉन्स्टिपेशन के जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए अगर एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत रहे। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और बहुत लोग हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को लेके, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो इन एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन हो गई है, लिहाजा इस पे हमने फ़ैसला किया कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंटी डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स को समझें, क्योंकि सब एंटी डिप्रेसेंट्स सेम नहीं होते। अगर मैं मेन ग्रुप्स की बात करूं तो उसमें आते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें सर्ट्रानिन, फ्लोक्सेटिन, एसिटिलप्राम और पैरोक्सिटीन शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा SNRI शामिल है, जिसमें वेनलाफैक्सिन, डिलॉक्सिटीन है। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इसमें एमेट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामीन और प्रोथाइडीन शामिल हैं। और उसके अलावा नासा भी हैं जिसमें मिर्ताज़ापिन आती है। कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं जिसमें ब्रूप्रोपियोन और ट्राजोडोन आती हैं। याद रखिए कि ये हर ग्रुप दिमाग पे अलग तरीके से काम करता है। कुछ सिर्फ सेरोटोनिन को ज़्यादा करता है, कुछ सिर्फ नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन को ज़्यादा करता है, कुछ इन सब को ज़्यादा करता है, और कुछ सेरोटोनिन और डोर्मिकम को ज़्यादा करता है, और कुछ का इफेक्ट एसिटाइल कोलिन पे भी होता है। तो जब हर ग्रुप का मैकेनिज्म ही डिफरेंट होता है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। कुछ ज़्यादा आपके पेट और कब्ज़ को अफेक्ट करेंगी और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि इनमें कौन सी ऐसी दवा है कि जो कि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन जो कॉज करती है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ग्रुप, जिनमें आती हैं एमिट्रिप्टाइलिन और प्रोथाइडीन। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमने देखे कि SSRIs में पैरोक्सिटीन वो कंपैरेटिवली दूसरे SSRIs के मुकाबले में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। इसका मैकेनिज़्म सिंपल है कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स का एंटी कोलिनर्जिक यानी कि एंटी एसिटाइल कोलिन इफेक्ट होता है। याद रखिए, एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है जो कि आपके पेट के गट के मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। अगर एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो जाएगा इन दवाई की वजह से तो आपकी गट की मूवमेंट, बाउल मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो स्लो हो जाएगी। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके स्टूल्स हार्ड होंगे, उसके अलावा जो आपकी बाउल मूवमेंट है वो स्लो होगी, और आपको जो बड़ा पेशाब है, जो स्टूल्स हैं, वो 2 से 3 दिन बाद आ सकते हैं। लेकिन कुछ SSRI ग्रुप में ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनसे कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। लेकिन TCA का ये ज़्यादा रिस्क है और पैरोक्सिटीन का कि इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दवा गलत है और इसको बंद कर देना चाहिए। ये मैंने बातें इसलिए बताई कि ताकि आपको मैकेनिज़्म समझ में आ जाए कि इन दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। लेकिन हर कॉन्स्टिपेशन दवा की वजह से नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दवा तो ले रहे होते हैं लेकिन उनकी कॉन्स्टिपेशन भी होती है और उसकी वजह कुछ और होती है। लेकिन हर कॉन्स्टिपेशन की वजह ये एंटी डिप्रेसेंट नहीं होती। कुछ ऐसी कॉन्स्टिपेशन भी हैं कि लोग SSRIs ले रहे हो, उनको कॉन्स्टिपेशन हो, लेकिन उनकी वजह कुछ और हो। इसमें सबसे पहले कॉमन आता है पानी का कम पीना यानी कि डिहाइड्रेशन। और ऐसे लोग होते हैं जो कि फाइबर का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत कम करते हैं। वो लोग जो कि सैलड्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन आती है। काफ़ी ऐसे लोग जो कि फिजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन होती है। वैसे एंग्जाइटी किसी को हो तो वो खुद भी कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों में कॉज करती है। वो लोग जो कि आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं या
हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो, थायराइड कम उनमें, उसकी वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और आईबीएस की बीमारी, जिसमें एक टाइप होता है जिसको आईबीएससी कहते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, उसकी वजह से भी लोगों को इस मसले का शिकार रहना पड़ता है। वैसे स्ट्रेस बताते खुद हमारे गट को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। एंग्जाइटी में चूंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रह सकती है। इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम एंटी डिप्रेशन नहीं होती, प्रॉब्लम कुछ और होता है। लेकिन क्या ऐसे साइंस हैं कॉन्स्टिपेशन के, रेड फ्लैग्स, अगर आपको वो हो तो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। याद रखिए कि अगर एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करने के 2 हफ्ते से 1 महीने बाद आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हो तो ये नॉर्मल हो सकती है। बॉडी इसके मुताबिक एडजस्ट करती है और आप थोड़ी सी फाइबर इंटेक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करके इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ख़तरनाक वार्निंग साइंस हो, यानी कि 5 दिन से बिल्कुल मोशन ना आए, आपके पेट में शदीद मरोड़, शदीद दर्द आए, उसके साथ आपको उल्टियाँ आए या एक्सट्रीम ब्लोटिंग हो, और सबसे ख़तरनाक बात कि आपके स्टूल्स में ब्लड आए, तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, इनको इग्नोर नहीं करना। तो फिर कॉज एंटी डिप्रेशन नहीं है, कॉज कुछ और भी हो सकता है। और याद रखिए कि सारी बातें मैनेजेबल हैं, सोल्यूशन इनका है, लेकिन ये चीज़ें सिवियर हो तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी इवैल्यूएशन हो और वो किसी और एंगल से इस प्रॉब्लम को देखें। लेकिन अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन है और आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर को बताया कब जाए, तो उससे पहले कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी दिन में पिएं, अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करें। स्पागोल एक बड़ी फेमस प्रोडक्ट है, उसको आप दिन या रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को एक्टिव बनाएं, डेली वॉक करें और अपनी स्टूल्स की रेगुलर टाइमिंग रखें। और सबसे बढ़ के ये कि अपने मेडिकल टेस्ट कराएं कि कहीं आपको थायराइड का मसला ना, कोई और मसला ना हो। एंटी डिप्रेशंस की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो अक्सर 70% केसेस इस तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर को कब बताना चाहिए? जब आपको कॉन्स्टिपेशन 4 दिन से ज़्यादा ना हो, सिवियर पेन हो और ब्लीडिंग हो, और सबसे बढ़ के ये कि कोई एल्डरली पेशेंट हो जिसकी उम्र 65 या उससे ज़्यादा है। याद रखिए कि ये गलती कभी भी मत करना कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप अपनी एंटी डिप्रेशन खुद से बंद करें। कभी कभी डोज एडजस्ट करने से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, और कभी कभी माइल्ड लैक्सेटिव भी ऐड होता है। ट्रीटमेंट हर एक का पर्सनलाइज होता है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने एंग्जाइटी और गैस्ट्रिक सिम्टम्स को कंपेयर किया है, क्योंकि काफ़ी लोग मैदे की शिकायत लेके आते हैं लेकिन उनको एंग्जाइटी का मसला होता है। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।